ये वेव ऑन ए स्ट्रिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। हम देखें कि ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन t माइनस एक्स बाई भी या t प्लस एक्स बाई भी के फंक्शन में होता है, और y का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए फॉर ऑल x, कांस्टेंट नहीं, फाइनाइट होना चाहिए। y का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, इंफिनिटी नहीं होना चाहिए फॉर ऑल x एंड t। तो इसमें देखें कि हम वेव का इक्वेशन एल्जेब्राइक फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस में। लेकिन अब जो हमको आगे पढ़ना है, पूरे 11th 12th कंप्लीट, वो पढ़ना है साइन वेव या साइनसॉइडल वेव। इसमें क्या है कि जैसे अब फिर वही स्ट्रिंग हम लेते हैं, इसके स्ट्रिंग के अलोंग एक्स एक्सिस मान लिए, और जिधर इसको हम ऑसिलेट करवाएंगे लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग, लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग मतलब उस पार्टिकल को हम पकड़े हुए हैं जो लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग, उसको ऑरिजिन मान लिए हैं, और उसको वाई एक्सिस के अलोंग कोई सोर्स लगा दिए, हाथ से क्या करें, कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स अपना, वो वाई एक्सिस के अलोंग, ये कोई ऐसा भी सोर्स जो वाइब्रेट कर सके ऊपर नीचे अलोंग वाई एक्सिस। अब वो अल्टरनेट क्रेस्ट और ट्रफ भेजेगा, ये सब पढ़ चुके हैं। ये अगर y और x के बीच ग्राफ बनाते हैं, t को x कांस्टेंट करके, तब ये रस्सी का शेप होता है, ये भी पढ़ा चुके हैं। और ऐसे केस में ये दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को ही हम इस वेव का वेवलेंथ है, उसको एक वेव गिनेंगे, या दो यहाँ से दो मीन पोजीशन यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कर सकते हैं। और अगर हम y और t के बीच ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम रस्सी को नहीं देखते हैं, किसी एक पार्टिकल को देखते हैं, तब इसमें यहाँ से यहाँ तक के टाइम को, ये टाइम है ना, ये टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। ये सब समझा चुके हैं, बताए थे कि आधा ऑसिलेशन में एक क्रेस्ट प्रोड्यूस होता है, और फिर नेक्स्ट हाफ ऑसिलेशन में एक ट्रफ, अब ये आगे बढ़ जाता है, एगो ट्रफ और प्रोड्यूस होता है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिला के एक वेवलेंथ, ये आधा ऑसिलेशन में ये हुआ, पहला आधा ऑसिलेशन में ये हुआ, बाद में आधा ऑसिलेशन में ये आगे चला गया, मतलब वन कंप्लीट ऑसिलेशन में इतना डिस्टेंस वेव ट्रेवल किया। मतलब ये तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में ये तो एक टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हुआ, टाइम में एक टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हुआ। और यही अगर वाई एक्स के बीच ग्राफ बनाते हैं तो उसमें तो टाइम फिक्स किया हुआ है, तो उसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का सवाल कहाँ से है, वो तो फोटो खींचे हैं किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तब तो ऐसे केस में जितना डिस्टेंस के बाद आपको ये रस्सी का नजारा रिपीट करते हुए नजर आ रहा है, वो उसी को कहते हैं वेवलेंथ ऑफ। मतलब वाई एक्स के बीच में ग्राफ बनाओ तो ग्राफ जो पीरियोडिक है उसमें वो वेवलेंथ कहलाएगा, जितना डिस्टेंस के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, इसमें डिस्टेंस है। और अगर वाई और टी के बीच ग्राफ बनाओ तो वो टाइम पीरियड कहलाएगा।
इसमें क्रेस्ट रफ नाम नहीं लेंगे, इसमें क्रेस्ट रफ नाम लेंगे। रस्सी का शेप में क्रेस्ट रफ का नाम लिया जाता है, इसमें तो किसी एक पार्टिकल को देख रहे हैं, इसमें क्रेस्ट रफ नाम। तो ये सब चीज हम आपको बढ़िया सिखा दिए। लेकिन अब जब हमको साइन वेव ही पढ़ना है, तो साइन वेव किसको कहते हैं वो सुनिए डिफिनेशन, जिसमें वेव का इक्वेशन साइन या कॉस के फॉर्म में लिख सके, या दूसरे तरीके से बताते हैं कि जो ओरिजिन वाला जो पार्टिकल है उसको जो ऑसिलेट करवाना है, तो उसमें ऐसा सोर्स लगाइए कि वो वाई एक्सिस के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम किसको देख रहे हैं, ओरिजिन वाला पार्टिकल को, और चूंकि वो एसएचएम कर रहा है तो उसका इक्वेशन हम ऐसा मान लिए। एसएचएम का तो इनफाइनाइट इक्वेशन होता है, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, माइनस ए साइन ओमेगा टी, माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये जो डेल्टा रहता है ना, वो इस बात वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। एसएचएम रिपीट रिवीजन करने के लिए बोले थे, आपको अगर वेव समझना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मान लिए हैं ऐसा एसएचएम का इक्वेशन इनफाइनाइट है, तो कोई को लेंगे नहीं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसमें ये कंडीशन होता है कि जो पार्टिकल को हम एसएचएम करवा रहे हैं, वो पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पर है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन, इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं, वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पर है और मीन पोजीशन पर है और उस समय हम t बराबर 0 माने हैं, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, आपको उसका डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तब ऐसे केस में डेल्टा 0 होता है। तब ऐसे केस में हम एसएचएम का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी, डेल्टा को फेज कांस्टेंट पर, इनिशियल फेज, और एक और नाम है मालूम है, इपॉक विकर, रिवीजन। तो ये मान लिए हैं। अब वेव का इक्वेशन लिखना है, तो ये सब तो सिखा दिए थे। अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो बीच में माइनस लिखेंगे, और टी के जगह पर, बस जगह पर ए साइन ओमेगा टी के जगह पर टी माइनस एक्स बाई। अब इतना इसको ढोते नहीं रहेंगे, सिर्फ वाई लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई भी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ साइन ट्रेवलिंग वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड भी। यहाँ भी वेव का स्पीड है, वाई डिस्प्लेसमेंट है। अगर पार्टिकल का आपको वेलोसिटी निकालना है तो वाई को डिफरेंशिएट करना, डेल वाई, ये वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, वाई इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, और डी वाई बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। बताए थे ना, इसमें ये भी समझाए थे, एक इसमें वेव का स्पीड, एनर्जी जाने का स्पीड होता है, वो अलग चीज है, और पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है उसका वेलोसिटी भी होता है, जिसको हम पार्टिकल वेलोसिटी कहते हैं, वो अलग चीज। वेव का स्पीड तो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ ये वेव स्पीड है, पहचान लीजिए, ये ओमेगा है जो 2 पाई न्यू होता है, ओमेगा 2 पाई न्यू या 2 पाई बाई टी, एसएचएम में पढ़े थे। न्यू फ्रीक्वेंसी है या टी टाइम पीरियड है, एक सेकंड में जितना बार इसको ऑसिलेट करवाइएगा वो न्यू है। वही फ्रीक्वेंसी जितना से एक सेकंड में सोर्स ऑसिलेट करेगा, वही सोर्स का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, और वही वेव का भी फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। मतलब जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव बोले तो समझिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, जो सोर्स से वो वेव प्रोड्यूस हुआ है, वो एक सेकंड में जितना बार ऑसिलेट कर रहा है, उसी का फ्रीक्वेंसी को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ये एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ये एम्पलीट्यूड है। ये सब जान गए। यहाँ प्लस हो जाएगा अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड साइन ट्रेवलिंग वेव, जिसका इक्वेशन और भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कॉस में भी।
ये सब बात बता चुके हैं बहुत बार, इसीलिए बोले ना कि एसएचएम जितना आपको ज्यादा अच्छा से याद रहेगा उतने आपको फायदा होगा। तो अब हम इसी को कितना और फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में, उसको तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि हमको इस रस्सी पर जो वेव चल रहा है ना, ये वाला वेव, ये साइन वेव, हमको तो अभी यही पढ़ना है। आगे जो भी वेव से रिलेटेड और फिनोमेना भी पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस होता है, और 12th में फिर और भी कुछ होता है, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब फिनोमेना है वेव से रिलेटेड। क्या है वो सब बताएंगे, डेफिनेशन उसका। तो जो आगे जो फिनोमेना पढ़ेंगे वो सब हम साइन वेव का ही पढ़ेंगे। साइन वेव का एक दो वेव रहेगा तो दो से ज्यादा वेव रहेगा, या दो वेव रहेगा तो दोनों वेव हो सकता है मिले। जैसे पानी के, शांत पानी पर दो कंकड़ गिराई जाए, एक नहीं दो, तो वेव दोनों आगे जाकर के मिलेगा भी, तो वो सब भी पढ़ेंगे हम, लेकिन सब साइन वेव के बारे में पढ़ेंगे हम आगे टोटल। साइन वेव के केस में ये ऑरिजिन वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। साइन वेव के केस में ऑरिजिन वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। चलिए अब इतना रिपीट कर दिया, इतना हम भी पहले पढ़ा चुके हैं, हमको मालूम, यहां तक बता दिए। अब हम आपसे कुछ पूछेंगे क्वेश्चन। हमको, हम तो पार्टिकल को जो जहां सोर्स लगाए हैं या जहां पकड़े हुए हैं, मैंने जिसको ऑसिलेट करवा रहे हैं, वो पार्टिकल ऑरिजिन पर, हम उसको एसएचएम करवा रहे हैं, सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करवा रहे हैं। अब हमको पता चला इतना समझने के बाद या इतना लिखने के बाद कि ऐसे केस में हम तो केवल एसएचएम करवाए थे कौन पार्टिकल को, जो ऑरिजिन पर है उसको, लेकिन हमको पता चल रहा है, पता नहीं आपको पता चल रहा है कि नहीं, पर हमको तो दिखाई दे रहा है कि इसमें हम तो एसएचएम करवाए ऑरिजिन वाला पार्टिकल को, लेकिन इसमें रस्सी का हर पार्टिकल एसएचएम करने लगा। आपको पता चलता है, आंसर बोर्ड पर है और सबसे ऊपर में, इससे पता चलता है आपको। हाँ, इससे ऑरिजिन वाला पार्टिकल को x0 पुट करते हैं अगर, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये एसएचएम का इक्वेशन है कि नहीं? हाँ, ये तो है एसएचएम का इक्वेशन। चलो 1 सेंटीमीटर रख दो अब, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस a1 बाई भी, मान लीजिए सीजीएस में ही रख रहे हैं सेंटीमीटर। अब जरा इसको देखो और बताओ, अगर एसएचएम रिवीजन किया है तो ये ओमेगा बाई भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, ओमेगा कांस्टेंट, भी कांस्टेंट, कुछ आएगा 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ आने दीजिए। क्या ये एसएचएम का इक्वेशन है? हाँ सर, ये भी तो है, ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा या प्लस डेल्टा रहता है, वो भी तो एसएचएम का इक्वेशन है, ये कांस्टेंट में है। हाँ, ये कौन पार्टिकल को हम बात किए थे, यहाँ से जो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, अब 2 सेंटीमीटर के जो डिस्टेंस पर पार्टिकल है रस्सी का, उसके बारे में देखो तो यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स का वैल्यू 2 बाई भी, इसको हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा बाई भी। ये 2 ओमेगा बाई भी तो कांस्टेंट है, ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा जैसा समझिए। अब ये देखिए कि क्या ये एसएचएम है कि नहीं। एसएचएम का इक्वेशन पहचानने के लिए खूब सिखाए थे, सब एसएचएम आ रहा है। अब तो इतना डिटेल से बता दिए, यही हमको दिख रहा था उस इक्वेशन में कि हम यहाँ सोर्स जो लगाए हैं वो ऑरिजिन पर लगाए हैं, लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग को हम एसएचएम करवाए, लेकिन बाकी रस्सी का हर पार्टिकल डिस्टर्ब हो गया और सब वाई एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम कर रहा है सब।
चल नहीं रहा है, एक्स एक्सिस के लोग जा नहीं रहा है, बस ऑसिलेट कर रहा है वाई एक्सिस। हम तो रस्सी को पकड़े हुए हैं, वो तो जा रहा है केवल क्रेस्ट, ड्रप, वेव, डिस्टरबेंस, एनर्जी, वो सब जा रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि हम केवल ऑसिलेट करवाए ऑरिजिन वाला पार्टिकल को, ऑरिजिन पर जो पार्टिकल है उसको अलोंग वाई एक्सिस। बट अब हम देख रहे हैं कि ऐसे केस में रस्सी का हर पार्टिकल अब एसएचएम कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। और सबका एम्पलीट्यूड क्या है? इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका भी यही है, इसका भी यही है। अच्छा, इस सब का ये है, अच्छा सबका एम्पलीट्यूड ए। ये इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी ए है, इसका भी ए है। सबका एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अरे वाह! लेकिन सबका फेज सेम नहीं। इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई भी, इसका फेज है ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा बाई भी। फेज किसको कहते हैं? जो साइन के साथ एंगल में रहता है उसको फेज कहते हैं। अब देखिए एसएचएम पूरा यूज होने लगा है, लेकिन ये बात हम आपको शुरू से ही बोल रहे थे कि 2 क्लास के बाद एसएचएम का यूज हो जाएगा, इसलिए एसएचएम को पूरा ही बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो बहुत आराम महसूस होगा। जिसको आराम महसूस करना है, कोई तकलीफ नहीं झेलना है, वो ऐसा करेगा। जिसको झेलना नहीं करे उसका कोई उपाय थोड़े। तो इस इक्वेशन से हमको ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भाई लिख लेते हैं थोड़ा। ईच पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एग्जीक्यूट्स एसएचएम, executes SHM along y-axis with same amplitude and same frequency, same amplitude and same frequency लिखा हुआ है, आपको नोट में लिखा हुआ है same frequency, but phase of SHM of all particles is not same। सबका फेज सेम नहीं है। फेज मतलब एंगल, फेज को डायरेक्शन कभी नहीं समझना चाहिए। मतलब निकालना हो तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कीजिए। कितना बार इसे बोले थे? बहुत बार एसएचएम पढ़ाने के समय बहुत सारे। एक ही इंस्टांट एक ही है, टी ही टाइम पर, सब सेम फेज में नहीं। सबका एम्पलीट्यूड ठीक है, सेम है, सबका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, पर सबका फेज सेम नहीं। ये बात इक्वेशन से क्या, ये बात तो नजारा से भी हम समझ सकते हैं। नजारा से भी, हाँ, जो नजारा अभी अभी हम बिताए हैं उससे भी समझ सकते। फेज क्या बताता है सर? पार्टिकल का पोजीशन और एट एन इंस्टेंट, किसी टी टाइम पर हम बात की, ये भी टी टाइम पर इक्वेशन लिखा हुआ है, ये भी टी टाइम, ये टी टाइम। तो पर्टिकुलर टाइम पर अगर रस्सी का फोटो हम खींचेंगे, खींच दिए, अब इसमें देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ है, इसका 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 नीचे है। कहाँ सबका फेज सेम? माने सब फेज मतलब क्या? फेज क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। और कोई अभी मीन पोजीशन पर है तो कोई उसी समय एक्सट्रीम पोजीशन पर, कोई उसी समय कोई पार्टिकल उसके बीच में भी है। तो ये तो ऐसे दिख रहा है नजारा से भी हम, कि अगर हम फोटो खींच के आराम से बैठ के फोटो को देखेंगे तो क्या वो ये वेव चल रहा है तो ऐसा सीधा नजर आएगा हमको रस्सी? क्या नहीं। अगर सीधा नजर आता तब कहते कि हाँ सबका डिस्प्लेसमेंट सेम। लेकिन उस फोटो में तो हमको ऐसा फोटो मिलेगा, और ऐसा फोटो मिलेगा तो इससे तो ऐसी
इक्वेशन से क्या हम दो तरीके से समझाए, एक उस इक्वेशन से समझा दिए, एक नजारा से भी समझा दिए, मजा आ जाए जिससे जिसे लगे अरे मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है ये बात हमको समझ में कहाँ आ रहा है। नहीं वो भी समझ लो, वो भी समझ। अरे मजा तो तब आता है जब डेली लाइफ में जो घटना घटता है उसके बारे में जब हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज को हम महसूस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, हमारे चारों तरफ ये बीत भी रहा है, तो मजा आता है ना। अब रस्सी पर वेव है नजारा से अगर नहीं समझे, केवल इक्वेशन से समझे तो मजा नहीं आएगा। तो लगेगा इसी रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे होता है, तो ऐसे नहीं पता चलेगा पढ़ क्या रहे हैं, ऐसे लगना है सही पढ़ रहे हैं, सही साइंटिफिक इक्वेशन बनाया है, सही में ऐसा हो रहा है, तो तब मजा आता है। तो ये नजारा से भी दिखाई दे रहा है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टांट, मतलब किसी खास टाइम पर अगर हम रस्सी का शेप फोटो खींच लें, ड्रॉ करें, तो उसमें रस्सी का हर पार्टिकल उस खास इंस्टांट पर हमको एक सब का डिस्प्लेसमेंट सेम नजर आएगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब ये सब का डिस्प्लेसमेंट जो आया, ये और ये सब अलग अलग आया, इसीलिए तो आया। मतलब इस बात को हम नजारा से भी समझ सकते हैं, समझ भी लिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा संतुष्टि हो गया कि हाँ हाँ इक्वेशन पढ़े न, सच में ऐसा हो भी रहा है, खाली हम इक्वेशन नहीं पढ़ रहे, सच में ऐसा हो भी रहा है ना, मजा आता है। ऐसा हो भी रहा है। all particles do not oscillate in same phase, सब पार्टिकल रस्सी का सेम फेज में ऑसिलेट नहीं करता है। तो हमको तीन इस साइन ट्रेवलिंग वेव माने ट्रेवलिंग वेव का हमको तीन लक्षण दिखाई दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन से भी और बात भी समझ में आया, नजारा डायग्राम से भी सिचुएशन को भी समझे। जो अगर फोटो खींचे हैं तो जो अभी मीन पोजीशन पर है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर भी जाएगा, मतलब दूसरा फोटो में नजर आएगा। ये तो किसी एक इंस्टांट पर फोटो खींचे है ना, तो उसमें जाते हुए थोड़े दिखे, वीडियो थोड़े बनाए। हाँ वीडियो बनाइएगा तो अलग अलग या अलग अलग टाइम पर 10-12 को फोटो खींच लीजिए, सब फोटो में आपका रस्सी का चेहरा एक जैसा नजर नहीं आए, क्योंकि इस पर वेव जो चल रहा है वो यहाँ पर हो सकता है अभी क्रेस्ट है, यहाँ पर हो सकता है कि भी अभी ट्रफ हो जाए, आगे बढ़ेगा, तो ऐसे ये थोड़ा वेव ऐसे नया प्रोड्यूस होगा, ये वेव आगे बढ़ जाएगा ऐसे, ये वाला क्रेस्ट यहाँ आ जाएगा। रस्सी नहीं चल रहा है, क्रेस्ट चल रहा है, ट्रफ चल रहा है, इस सबको समझाए ना, बढ़िया सी सब बात समझाए। अलग अलग फोटो में आपको रस्सी का अलग अलग शेप दिखाई देगा, अलग अलग इंस्टांट पर। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो सब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ईच पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग is executing a SHM and with along y axis with a same amplitude and same frequency। ये रस्सी का हर पार्टिकल SHM कर रहा है with same amplitude and same frequency, बट सब सेम फेज में ऑसिलेट नहीं कर रहा है, ये सब सेम फेज में ऑसिलेट नहीं कर रहा है। इसका फेज ओमेगा टी है, इसका फेज ओमेगा टी माइनस एक्स वाई भी है, इसका ओमेगा वाई भी है, इसका अलग है, एंगल अलग अलग है, बट सब में एम्पलीट्यूड सेम है, सबका ओमेगा सेम है, ओमेगा सब में सेम है, लेकिन सब सेम फेज में ऑसिलेट नहीं कर रहा। इतना हम समझा दिए दो तरीके से, इक्वेशन से, नजारा से। लेकिन नजारा मतलब कि ये अभी फोटो में देख रहे हैं यहाँ है तो ये यहाँ है, ये यहाँ है, फेज सबका अलग अलग है, फेज वही बताता है डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बताता है। कोई उसी समय ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे भी जा रहा है। फोटो हम किसी स्टैंड पर फोटो हम खींच लिए, अब इसको स्टूडेंट क्या याद रखता है, हम पूछते हैं बताओ तो ट्रेवलिंग वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लक्षण। 4 बार हम बोले
अब वो स्टूडेंट क्या याद रखता है, उस पहले तो कितना भूल ही जाता है। एक आध को जो याद रख लेता है, वो भी हम जो बोले हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दे, चेंज कर। उसको पता नहीं है कि हम चेंज कर दिए ना, अगर पता रहेगा तो ऐसा गलत काम नहीं करेगा। पता नहीं रहता है, अनजाने में हो जाता। बताओ भाई लक्षण क्या है ट्रेवलिंग वेव का। सर इसमें रस्सी का हर पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करता है। अगर एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम करता है, या अगर एसएचएम नहीं कर रहा तो सब तब भी ऑसिलेट करेगा सर। हम कहे एकदम सही, और कुछ नहीं। नहीं एक चीज और है, सब पार्टिकल अलग अलग फेज में ऑसिलेट कर। देखिए यहां बदल दिया बात को। हम बोले थे सेम फेज में ऑसिलेट नहीं करता है, अब वो याद कर लिया अलग डिफरेंट फेज में ऑसिलेट। हम बोले सेम फेज में ऑसिलेट नहीं करता है, आई स्टूडेंट इसको बदल के याद कर लिया डिफरेंट फेज में ऑसिलेट करता। बदल दिया थोड़ा सा, वर्ड को चेंज कर हो गया गड़बड़ा। माने बोलते कुछ है वो याद कुछ और करता है। देखिए कोई भी बुक में पढ़िएगा ना तो कोई वो शब्द अगर कहीं आपको मिस कर जाएगा, स्किप कर जाएगा, तो बढ़िया से उसका मतलब नहीं समझ पाइएगा, गलत मतलब समझ जाइएगा, उसका गलत परिणाम होगा। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब मैथ हो, कुछ भी हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, कोई सब्जेक्ट हो। इसीलिए कोई बुक बड़ा कमाल होता है। लैंग्वेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, कोई चीज को समझने में। अगर उसमें कहा गो वर्ड को स्किप करके हम सोच ले तो मीनिंग ही अलग से निकल जाए। सब सेम फेज में ऑसिलेट नहीं कर रहा, ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन सब डिफरेंट फेज में ऑसिलेट कर रहा है, ये बात गलत। कैसे बताइए, और कैसे बताएं, नजारे से बता दीजिए पहले। देखो ये दोनों तो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है। हाँ इसके बीच में आप कोई पार्टिकल नहीं है। देखिए एक बार ऊपर है, ये एक बार फिर मीन पोजीशन पर आएगा, फिर एक बार नीचे, सेम फेज में। हाँ? दो आदमी ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे गए ऐसे, एक साथ आगे गया, एक साथ मीन पोजीशन, एक साथ पीछे। जैसे आजकल तो डांस जो नहीं होता है, फिल्म में देखते हैं गाना, आप लोग तो देखने का, सब सेम फेज में डांस करता है। सब का हाथ एक के बार एक के ऐसे इधर 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 जाता है, सब सेम फेज में ऑसिलेट करता है। हम्म, तो इसमें भी है, ऐसा नहीं। देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, अगर इसका वैल्यू 2 पाई के बराबर आ जाए तब, हाँ तब तो सर साइन का वैल्यू रिपीट हो जाएगा, वही बात। तो जैसे समझो कोई दिक्कत नहीं है, साइन पीरियोडिक फंक्शन है, 2 पाई के बाद ये रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए चाहे नजारा से देखो, ऐसा हम थोड़े कर सकते हैं कि, इसलिए बढ़िया से 3 खूबी, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, नॉट सेम फेज, नॉट इन सेम फेज, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। ऑल पार्टिकल्स डू नॉट ऑसिलेट इन सेम फेज, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, जब भी हम पूछेंगे कि ट्रेवलिंग वेव का लक्षण बताइए, तो याद रखिएगा। दिनों दिन देखते हैं और बढ़ते जाता है याद रखने का चीज। सोचिए जो जमा करके उसको छोड़ दीजिएगा तो क्या हाल होगा। कितना जो खुश हो जाता है ना कि अरे हम तो ये क्वेश्चन बना दिए हैं, वो खुशी तब गायब होता है रिवीजन नहीं किया है और चैप्टर जब सब खत्म हो चुका रहता है। क्योंकि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए एक बात होता है कि कितना स्टूडेंट्स नहीं समझ रहा है, कर नहीं समझता है, तो बढ़िया बात कि बढ़िया कैसे, अरे उसी समय वो अपना स्ट्रीम चेंज कर लेगा, मतलब कॉमर्स ले लेगा,
आर्ट्स ले लेगा, फिर उसमें कस के मेहनत करेगा, तो उससे भी आईएएस भी बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि साइंस से आईएएस बनता है, बड़ा पोस्ट पर जा सकता है। लेकिन जो समझ रहा है उसी के लिए ही खराब हो जाता है साइंस पेपर, क्योंकि जो समझ रहा है वो तो सब्जेक्ट चेंज करेगा नहीं। बट समझने के साथ साथ हमको वो मेमोरी में रहना चाहिए, ये बात वो भूल जाता है। जो नहीं समझ रहा है वो तो अच्छा है, वो अपना स्ट्रीम चेंज कर लेता है। लेकिन जो समझ रहा है ना, वो भी अच्छा है। जो समझ रहा है, समझने के साथ साथ उसको एनी टाइम पूरे जो समझा है वो मेमोरी में है। भुलाया तो फिर रिवीजन किया, एकदम कठिन तपस्या कर रहा है, वो भी ठीक है। बीच वाला समझ रहा है प्लस मेहनत नहीं कर रहा, वो गया काम से, क्योंकि वो न सब्जेक्ट चेंज करेगा, क्योंकि समझ में तो आ ही रहा है, और बाद में जमा होकर ऐसा गर्म हो जाएगा कि पढ़ाई छोड़ने का मन करेगा और निराश हो। तो जरा बढ़िया से ही मंत्र को याद रखिएगा कि दो गो अच्छा है, एक या नहीं समझने वाला, यह समझ करके उसको एनी टाइम याद रखने की कोशिश करना, और कोशिश नहीं लगातार करते रहना। कितनों को वीक रहे, कमजोर बल्कि तेज रहे स्टूडेंट नहीं, बल्कि मीडियम एवरेज भी रहे, खाली समझ रहा है और मेहनत करके उसको याद रखे हुए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सोचिए बीच वाला यहाँ पे फिर गया, हर जगह बीच वाला जाता है, समझे। जो नहीं समझा वो भी ठीक चला गया, सिस्टम चेंज कर लिया, कोशिश का ही समझ, कोई दिक्कत। मेहनती अगर है तो क्या उसको ठिकाना है, अगर मेहनती उसको है तो उसको लिए तो है, एक के थोड़े की साइंस से पढ़ करके ऊंचा पोस्ट पर जाया जा सकता है, ऐसा थोड़ी। तो इसलिए याद है, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी do not oscillate in same phase, all particles do not oscillate in same phase। लेकिन ऐसा हम देख रहे हैं, अब रस्सी का हम शेप ड्रॉ करते हैं, मान ले रस्सी है, उस पर वेव चल रहा है, हम उसको फोटो खींचेंगे, 5 फोटो खींचेंगे, 5 फोटो। एक टाइम पीरियड में 5 फोटो, रेगुलर टाइम इंटरवल पर। पहले एक बताओ, ये जो इक्वेशन का हम लक्षण समझे, जिसको भुलाना नहीं है, 3 लक्षण। all particles oscillates with same amplitude, all particles oscillate with same frequency, all particles do not oscillate in same phase। तो इसको जो है पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें, क्योंकि ये y जो है वो t और x दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो y को t के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और y को x के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। और जब कोई फंक्शन दो दो वेरिएबल का फंक्शन हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वैसे ही जैसे आप जानते हैं, बस सिंबल बदल जाता है, डी नहीं लिख करके उसके जगह पर डेल लिखते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। ये बात पहले भी ग्रेविटेशन में हम बता चुके हैं, अभी दूसरा बार ये यूज होगा आज। ये जो ऐसे खाली डिनोट करेंगे, ये जो डिफ्रेंशिएट करने का जो फॉर्मूला जानते हैं और जो रूल है, मेथड है, वो सब में कोई चेंजिंग नहीं होगा। बस अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो v को कांस्टेंट हम, सॉरी x को, उस समय x को कांस्टेंट मान लेंगे, x को फिक्स कर। और जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t को फिक्स कर देंगे, जैसे ग्राफ बनाए तो वैसी डिफ्रेंशिएशन है। और ऐसा डिफ्रेंशिएशन ग्रेविटेशन में एक बार हम कर चुके हैं। तो डेल वाई बाई डेल टी इज इक्वल टू ए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी इंटू
अब ये फंक्शन और फंक्शन अंदर वाला को भी डिफरेंशिएट करना होता है। ये ओमेगा हो गया, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट, एक्स को तो कांस्टेंट मानना है, अभी कांस्टेंट है ही, ये पूरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जी, मतलब आई डेल बाय डेल टी इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। ये पार्टिकल वेलोसिटी है, ये है वेव वेलोसिटी, लेकिन ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये पार्टिकल वेलोसिटी हो। अब इसको जरा अगर देखें तो जो रस्सी का हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उस एसएचएम का माने पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? ओमेगा ए, ओमेगा ए, क्योंकि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, उससे ज्यादा होता नहीं है, तो ये ओमेगा ए हो। इसको इतना निकाल के बोलने की क्या जरूरत, क्यों ऐसी बोल सकते हैं आप अगर एसएचएम पढ़े हुए, क्योंकि पार्टिकल, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो हर पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी उस समय होगा जब मीन पोजीशन पर आएगा। वो अलग अलग टाइम पर मीन पोजीशन पर आएगा, लेकिन जब भी मीन पोजीशन पर आएगा उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ओमेगा इंटू ए, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा ओमेगा स्क्वायर, ये सब पढ़ा हुआ। तो इसको डिफरेंशिएट किया, काल किया आप, जब ये सब हम जानते ही, कुछ और बतलाने के, कुछ और बतलाने, एक बार इसको एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करें, तो ए साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई भी इंटू, फिर ओमेगा कांस्टेंट, टी कांस्टेंट है, इसको करेंगे फंक्शन माइनस फंक्शन, ये तो बाहर में है, बाहर निकल गया, तो इसको अंदर वाला करेंगे, टी कांस्टेंट का 0 माइनस 1 बाई भी, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट। अब ये क्या आ गया, और ये जो आया है उसको डेल वाई बाई डेल एक्स को कहेंगे क्या? डेल वाई बाई डेल एक्स को कहेंगे क्या? डेल वाई बाई डेल टी को तो कह रहे हैं पार्टिकल वेलोसिटी, समझ में भी आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, लेकिन ये तो वेलोसिटी नहीं है ना, ये तो ऊपर भी डेल वाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और डेल एक्स स्मॉल डिस्टेंस, हाँ ये इधर डेल एक्स इधर डेल वाई, माने एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी है, वाई एक्सिस, ये वेलोसिटी तो है नहीं, इसको क्या बोलेंगे भाई? ये आ गया तो इतना माइनस ओमेगा ए बाई भी कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई भी, इतना आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस वीपी बाई भी, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई भी को हम वीपी लिख सकते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी, ओमेगा ए इतना को हम वीपी लिख सकते हैं, माइनस वीपी बाई भी, मतलब आ गया वीपी इज इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है लेकिन ये वेरिएबल है, वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी जो ऑसिलेट कर रहा है उसका वेलोसिटी, और जो एनर्जी जा रहा है उसका भी स्पीड होता है, वेव इज वेलोसिटी, तो ये वेव का वेलोसिटी, ठीक, वेव स्पीड भी कर सकते हैं, चलिए ठीक। लेकिन ये डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है? ये मैथमेटिक्स है, डी वाई बाई डी एक्स समझिए, वो तो डेल से डिनोट करते हैं, जब दो एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाता है तो उसी डी को हम डेल से डिनोट करते हैं, माने डी वाई बाई डी एक्स क्या है? तो आप भूल गए होंगे, क्या है? स्लोप है, स्लोप ऑफ वाई एक्स टर्म, स्लोप tan थीटा, कैलकुलस में बताए थे, डी वाई बाई डी एक्स को हम जो वाई एक्स ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका वो स्लोप का है, मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स, इसके ये भी स्लोप कहलाएगा वाई टी ग्राफ का, लेकिन इसका दो नाम हो गया, स्लोप ऑफ वाई टी कर्व एंड इट इज आल्सो कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी, इसका एक ही नाम स्लोप ऑफ वाई एक्स, इसका दोनों।
तो ये हो गया Vp बराबर माइनस V इंटू स्लोप मतलब टेन थीटा का वैल्यू ऑफ वाई एक्स ग्राफ या कर्व। ठीक है, ये हो गया। मतलब दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। ठीक है, ये दुख तकलीफ में काम देगा, कोई न्यूमेरिकल में भी काम देगा, कभी दुख तकलीफ में भी काम देगा। अब उसको रहने दीजिए, जब काम देगा तो उसका बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये रिलेशन आ गया, मैथमेटिकली आ गया। मतलब वेव का वेलोसिटी अगर मालूम हो और स्लोप दिया हुआ रहे तो हम पार्टिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब हम जिस रस्सी पर साइन वेव चल रहा है, जिसका हम पढ़ाई आज शुरुआत किए थे, वही वेव की बात करेंगे अब डेली। तो वो साइन वेव जो चल रहा है उसका हम फोटो खींचे हैं एक टाइम पीरियड में का डिफरेंट इंस्टेंट्स फोटो खींचे। चलो ठीक है, खींच दिए। वेव इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वेव जा रहा है, मतलब एनर्जी जा रहा है, डिस्टरबेंस जा रहा है, क्रेस्ट तरफ जा रहा है, पर रस्सी का पार्टिकल जा नहीं रहा है इधर, वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहा है। चलो ठीक है, अब इसी का फोटो हम, वही रस्सी का फोटो हम बार बार 5 बार खींचे हैं, 5 बार रेगुलर टाइम इंटरवल, एक टाइम पीरियड में 5 बार। जब 5 बार खींचेंगे मतलब एक के टाइम पीरियड में, लेकिन ये t इक्वल टू 0 टाइम पर है, ये t/4, t/2, 3t/4 और t इक्वल टू t। मतलब हर t/4 टाइम के बाद हम रस्सी का एक टाइम पीरियड में 5 बार फोटो खींच लिया फटाफट। रस्सी का शेप कैसा, अगर 0 टाइम पर रस्सी का शेप ऐसा है और एनर्जी इधर, वेव इधर जा रहा है, तो t/4 टाइम के बाद रस्सी का शेप कैसा होगा बिना फोटो देखे हुए। एगो है कि फोटो एक्सपेरिमेंट करके फोटो देखेगा, नहीं, बिना देखे हुए क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, देखिए। कैसा फोटो आएगा हमको फोटो खींचने पर, एक टाइम पीरियड में 5 बार अगर फोटो हम रस्सी का खींचे हैं एक टाइम पीरियड में जिस पर ट्रेवलिंग वेव चल रहा है, तो कैसा फोटो आएगा हमको, वो हम बता रहे हैं। ऐसे ही पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आपको नहीं लगेगा कि पहले भी ये बता चुके हैं। जो स्लो मोशन में कहानी सुनाए थे, इससे भी आप अपने से भी बना सकते थे, इसी के हेल्प से तो हम बना रहे हैं। ये अगर क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ है तो ये आगे बढ़ेगा। ये देखिए ट्रक प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आधा टाइम पीरियड में होगा। देखिए आधा पैटर्न, ये नया प्रोड्यूस हुआ, ये आगे बढ़ेगा। ये बीच के टाइम में आप फोटो खींचेगा तो 2-3 गो दिखेगा। इसको पहले ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आए। क्या आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पर है ना, वो सब ऑसिलेट कर रहा है, कोई इसमें स्थिर नहीं है हमेशा के लिए। हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा तो एक क्षण के लिए वेलोसिटी 0 होगा, वो तो एसएचएम का खूबी है, वो सब जानते हैं आप। देखिए ये एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर वापस ये ही पार्टिकल मीन पोजीशन पर आ गया, फिर
निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर मीन पोजीशन। ऐसे देखिए, आप देखने के लिए हम सिखा रहे हैं। देखिए मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, निगेटिव, फिर मीन पोजीशन, माने ऐसे ऐसे एक के पार्टिकल, ये पार्टिकल वही है, ये सब एक ही है। ये 5 रस्सी है नहीं है, यहाँ एक ही रस्सी है। 5 बार फोटो खींचे हैं हम उसको डिफरेंट इंस्टेंट्स पर। टी वाई, अच्छा एक बात बताइए, जो मीन पोजीशन पर है उसको पहले ही बताइए, तो उसको छोड़िए, ठीक है छोड़िए। पहले आप एसएचएम का क्वेश्चन पूछते हैं, अगर पार्टिकल जो मीन पोजीशन पर ऐसे एसोसिएट कर रहा है, तो उसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा? जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लगेगा? इतना खत्म हो गया है सच? वो चीज समझिएगा फिर, क्या समझिएगा फिर? अरे जब इतना सिंपल क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं। T/4, हाँ T/4, मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने में T/4। देखिए मीन से ये एक्सट्रीम में आया है, देखिए T/4, फिर T/4 टाइम के बाद ये पार्टिकल फिर मीन पोजीशन पर आ गया, फिर T/4 टाइम पर पार्टिकल फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया। आप एक के पार्टिकल को देखिए, जो हाल एक पार्टिकल का वही हाल हर पार्टिकल। सब ऑसिलेट कर रहा, सबका एम्पलीट्यूड ए है, ये अभी मीन पोजीशन पर है, ये भी ए तक जाएगा। अच्छा ये जो फोटो हम ड्रॉ किए, बता सकते इसमें हम यहाँ पॉइंट लिए पी क्यू आर, ये जो हम क्यू आर लिए है ना, एगो पी डब्ल्यू लिए हैं, क्यू आर सेम डिस्प्लेसमेंट पर लिए हैं ऐसा। अब ये दोनों सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है कि पी और आर, क्यू और आर, सब दोनों का तो डिस्प्लेसमेंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट सेम होने से कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो फिर सेम फेज नहीं होगा। तो ये पहले ही समझना है कि पार्टिकल क्यू का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है। पार्टिकल क्यू जा किधर रहा है, पी का तो वेलोसिटी उस समय 0 होगा, लेकिन क्यू और आर का 0 नहीं होगा, क्यू और आर का 0 नहीं, क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन पर अभी पहुंचा नहीं है, अभी एम्पलीट्यूड ए होगा। इस समय क्यू, पार्टिकल क्यू का वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? 4 ऑप्शन है, इधर, 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 अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, 4 ऑप्शन आपको है। चलिए बताइए, क्यू के वेलोसिटी, पार्टिकल क्यू का वेलोसिटी 0 नहीं होगा, क्योंकि वो अभी एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं पहुंचा है, तो उसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। तब वेलोसिटी होगा तो डायरेक्शन भी तो होगा। सोचिए क्यू, बढ़िया से एकदम सोचिए, ऐसी अंदाजे से नहीं बोल देना, खूब सोचिए, बढ़िया से दिमाग बढ़ाइए। पार्टिकल क्यू का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो किधर होगा, और पार्टिकल आर के वेलोसिटी का डायरेक्शन भी किधर होगा?
क्यू का डाउनवर्ड। हाँ अब बताइए, बहुत सोच लिए। सर क्यू का डाउनवर्ड और आर का अपवर्ड होगा। मतलब ई क्यू का डाउनवर्ड ऐसे होगा। ये दोनों तो हो नहीं सकता है किसी भी हाल में। ये दोनों का किसी के दिमाग में ऐसा अगर ख्याल आया कि बहुत बुरा ख्याल है, बहुत बुरा, उसको मैंने क्या कहिएगा। क्योंकि ये जो पार्टिकल का जो हम वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछ रहे हैं ना कि वेव का, अब पार्टिकल इसमें ट्रांसवर्स में पड़ रहे हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए उसका वेलोसिटी लेफ्ट या राइट होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेफ्ट और राइट तो केवल वेव चल रहा है, तो इसलिए ये दोनों तो एकदम हट गया, ऐसी हट गया, तो सवाल ही नहीं, ऊपर होगा या नीचे होगा। अब इसका वेलोसिटी फोटो में तो दिखेगा नहीं यहाँ पर, लेकिन हमको पता है कि इसका पार्टिकल का वेलोसिटी नीचे है और इसका वेलोसिटी ऊपर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर। अब देखिए ये जब इसका वेलोसिटी ऊपर है, इसका नीचे है, तो इसका मतलब क्यू आर जो है सेम फेज में ऑसिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम भी है तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम नहीं, और सेम फेज में तब ऑसिलेट करता है जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे। मतलब कि जब डिस्प्लेसमेंट भी सेम और उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम, यहाँ तो अपोजिट। मतलब अगल बगल का पार्टिकल, अगल बगल का पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट नहीं करता। अब सर ये डायरेक्शन कितना होगा, नीचे कैसे हो गया, हम के केवल नजारा से समझेगा कि फॉर्मूला से, दोनों से समझेंगे आप। अच्छा चला दोनों से समझेगा। अच्छा नजारा तो वेव को आगे बढ़ा दो, देखो ये किधर गया है, ये थोड़े सा भी वेव को आगे बढ़ा दो, अब देखो किधर गया है। तो वेव किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक डायरेक्शन में क्वेश्चन में बोल दिए थे। थोड़ा आगे बढ़ेगा तो थोड़े से बढ़ाओ, ऐसे तो ये सब बताए हुए हैं। ऐसे में एगो वेव ऐसे प्रोड्यूस होता है, फिर ऐसे में एक क्रेस्ट प्रोड्यूस होता है ऐसे, है ना। तो लेकिन जब इसको बीच का समय में बीच का भी शेप रहेगा थोड़े से, इसलिए इसको बढ़ाओ थोड़ा सा, ऐसे बढ़ेगा। चलो ठीक है, अब देख लो अपने कौन किधर गया। देख ये वाला पार्टिकल नीचे गया और ये वाला पार्टिकल ऊपर गया। माने वेव बना करके देख लो, नजारा नजारा से पता चल जा रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ के उसको देख लो क्या हो रहा है। वेव तो आगे बढ़ेगा ही, रस्सी नहीं बढ़ेगा आगे, लेकिन वेव तो आगे बढ़ेगा ही, क्रेस्ट आगे बढ़ेगा ही। ये वाला देखो नीचे आ गया और ये वाला ऊपर चला गया, ऐसी दिख रहा है। और अगर वेव उधर जाता तो, जब इधर जाता अगर वेव, जब इसका वेलोसिटी नीचे हो जाएगा, इसका ऊपर हो जाएगा,
वो बढ़ा कर बना के देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसको समझना हम चाहें मैथमेटिकली तो क्या हो, कोई उपाय है? हाँ है ना, अभी एक फॉर्मूला हाँ लिखा हुआ है, ये दुख तकलीफ में काम देगा बोले थे, है ना। तो चलिए, हमको दुख आ गया है, हमको नजारा से नहीं समझ में आ रहा है, दुख आ गया, तो देखते हैं वो सहारा देता है कि नहीं। देखिए, ये वाई एक्स ग्राफ है, क्योंकि रस्सी का शेप ड्रॉ किया है ना, तो वाई एक्स, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। चलिए करते हैं, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए। ठीक, ये एंगल जो है 90 से कम, अच्छा 90 से कम, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। हाँ, 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स पॉजिटिव होगा, स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व पॉजिटिव इस पॉइंट क्यू पर, एट क्यू, है ना, क्यू पर। अब डेल वाई बाई डेल एक्स पॉजिटिव होगा, तो डेल वाई बाई डेल एक्स पॉजिटिव है, ये जो डेल वाई बाई डेल एक्स, तो ये है, अब फॉर्मूला था वीपी बराबर माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। अब डेल वाई बाई डेल एक्स अगर पॉजिटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, मतलब नीचे हो गया। यहाँ पर देखो, तो यहाँ अगर हम देखते हैं, यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 से बड़ा है, तो tan थीटा का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पर डेल वाई बाई डेल एक्स निगेटिव होगा, और डेल वाई बाई डेल एक्स निगेटिव होगा तो निगेटिव इंटू निगेटिव पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। तो ये देखिए, दुख सुख में काम दे दिया ये फॉर्मूला, जिसको डायरेक्शन समझना हो। इसका वेलोसिटी किधर होगा, इसका वेलोसिटी, इसका इस पार्टिकल का वेलोसिटी मैं आप तो मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऊपर हो या नीचे होगा, हाँ ऊपर या नीचे। तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं सर, कर दो, कर दिया। ये भी तो थीटा 90 से छोटा है, हमको यहाँ tan थीटा पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, डेल वाई बाई डेल एक्स पॉजिटिव, तो पार्टिकल वेलोसिटी निगेटिव, मतलब सर इसका वेलोसिटी इस समय नीचे है हमके यहाँ, ये नजारा में भी दिख रहा है, दिख रहा, हाँ देखो नहीं, नीचे गया है देखो, नहीं तो सोच रहा होगा कि इसको नीचे क्यों बनाए हैं, इसको ऊपर क्यों नहीं बनाए, पता चला है? ऐसे ही मैंने बना देना है, जैसे तैसे, कितना वो कॉपी पे उतारता था ना, ऐसे उतारता है, ऐसे बनाया, एगो फिर अपना अच्छा 5 गो चेहरा बना दिया, कुछ ऐसे ऐसे कर दिया, अरे जैसे तैसे थोड़ा बनाना है, हाँ? लेकिन नीचे गया, पता बता दें इसका वेलोसिटी नीचे है तो नीचे ही जाएगा, इस समय वेलोसिटी इसका 0 होगा, इस समय इसका वेलोसिटी ऊपर है, देखिए ऊपर गया ये, ऐसी नहीं दिखाए हैं वैसे, तो अब इसका तो पूरा हुलिया बता दिए। नो टू नियर बाई पार्टिकल्स, नो टू नियर बाई, नियर बाई मैंने नजदीक में, अगल बगल का पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करता है। लेकिन हाँ, दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन, दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन, कंजिक्यूटिव पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है सेम फेज में, है ऐसा, ऐसा है, ऐसा रस्सी में बहुत सारा पार्टिकल है जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है, एक ये है तो एक ये है, फिर आगे एक और मिलेगा, यहाँ पर बहुत सारा मिलेगा, ये सब एक साथ ऊपर, एक साथ नीचे, एक साथ, और ऐसे है, लेकिन अगल बगल का सेम फेज में ऑसिलेट नहीं कर रहा है, तो ये इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स which oscillate in same phase is called wavelength. Minimum separation between two particles. Particles which oscillate in same phase. इसको एक वेव भी कहेंगे, oscillate in same phase. तो सर
हम पहले ऐसे पढ़े थे, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को हम एक वेवलेंथ कहते हैं, हम कि ये बात भी यहाँ सही है। जैसे देखो, ये इसका वेलोसिटी किधर हो, ये इसका वेलोसिटी ऊपर है, इसका भी वेलोसिटी ऊपर है, ये दोनों सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है, तो ये भी वेवलेंथ कहलाएगा। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स विच ऑसिलेट, या ये भी ये नीचे है तो इसका भी नीचे है, स्लोप से सोच सकते हैं, ये भी वेवलेंथ कहलाएगा। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स विच ऑसिलेट इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो इसमें इस वेवलेंथ में एक क्रेस्ट है और एक ट्रफ है, इसीलिए बच्चा सबको समझाया जाता है, लोअर क्लास वाला स्टूडेंट को, कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को हम एक वेवलेंथ है। लेकिन वो जनरल डिफिनेशन नहीं है। क्यों सर? क्योंकि याद कीजिए इंट्रोडक्शन क्लास मेरा, याद कीजिए, सब वेव क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में थोड़े चलता है। साउंड वेव तो ऐसे ऐसे चलता है, उसमें क्रेस्ट ट्रफ कहाँ बनता है? स्प्रिंग पर वेव ऐसे ऐसे, उसमें क्रेस्ट ट्रफ कहाँ बनता है? लेकिन उसमें भी मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, और दो लगातार पार्टिकल जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा है उसमें भी होगा। मतलब ये डिफिनेशन बोलने से सब जगह काम चलेगा, और क्रेस्ट ट्रफ बोलने से केवल उस वेव में काम चलेगा जो वेव क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलता है। जनरल डिफिनेशन ये नहीं हुआ, लेकिन बच्चा सबको लोअर क्लास में वैसे ऐसे समझाएगा आदमी, फेज वगैरह तो बेचारा तो गर्म हो जाएगा इसीलिए उसको एक क्रेस्ट ट्रफ समझा दिया। और वो उतना उसके पास दिमाग भी उतना नहीं डेवलप हुआ है कि वो क्वेश्चन सर से पूछ सके कि सब वेव क्रेस्ट और ट्रफ में थोड़े चलता है। उसको क्या डेवलप उतना हुआ, उतना नॉलेज तो अभी है नहीं कि जो सर से क्वेश्चन पूछ सके। ये जो एक और डिफिनेशन जनरल है, ये भी जैसे एक क्रेस्ट है एक ट्रफ कंजिक्यूटिव, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं। ये आधा वेवलेंथ हुआ, λ/2 λ/2, वेवलेंथ ऑफ क्रेस्ट λ/2, वेवलेंथ ऑफ ट्रफ λ/2। एक क्रेस्ट एक ट्रफ को हम वेवलेंथ कहते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन ये सब वेव के में ये वैलिड नहीं। हर टाइप के वेव में ये बात बोला जा नहीं सकता, क्योंकि सब वेव क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलता नहीं। अब यहाँ एक और डिफिनेशन है जनरल जनरल, हाँ, जो सब में काम करता है। देखिए, ये जो पी पॉइंट है, ये वाला क्रेस्ट, ये क्रेस्ट एक टाइम पीरियड के बाद यहाँ रस्सी का पार्टिकल नहीं, रस्सी का पार्टिकल वो यही है, सेप सेप, ये वाला सेप यहाँ आ गया, यहाँ दो को नया प्रोड्यूस हुआ। अरे स्लो मोशन में बताया था ना इंट्रोडक्शन क्लास में, ऐसे बार बार करते रहिएगा तो जो पहले प्रोड्यूस हुआ है वो आगे बढ़ जाएगा और नया फिर प्रोड्यूस होगा। रस्सी का पार्टिकल अगर यहाँ लाल कलर से लाल रंग दे, ये लाल, क्या लाल यहाँ चला गया? नहीं, लाल नहीं गया, कलर नहीं गया है, केवल क्रेस्ट गया। एक ऑसिलेशन में एक क्रेस्ट कितना डिस्टेंस गया, एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस गया, दैट इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। अच्छा, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टर्बेंस और वेव by the wave in one time period of oscillation, या in one complete oscillation, in one time period of oscillation। मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए समझने से कितना तरीके से लिख सकते हैं। एक टाइम पीरियड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक टाइम पीरियड में इतना डिस्टेंस आगे बढ़ गया, जितना डिस्टेंस डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा
उसी डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, वन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में। हाँ, देखिए कितना नजारा से क्या क्या चीज समझा रहे हैं हम आपको, देख रहे हैं, इसे पढ़ाई करते हैं, समझ रहे हैं। अब कैसा क्वेश्चन भी एग्जाम में मेडिकल में इंजीनियरिंग में पूछते रहे ना, ग्राफ दे दे, कुछ भी पूछ दे, इसमें पूछ दे कि इसका इतना डिस्प्लेसमेंट है तो बताओ उसको एक टाइम पीरियड में वो डिस्टरबेंस कहा जाएगा, तो मैंने कुछ भी पूछे सब चीज हम बता सकते हैं। नया नया क्वेश्चन पूछे वो भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ेंगे तब, लेकिन ऐसे तो सब पढ़ता है नहीं, कुछ ही बताएगा। कहता है कंसेप्ट तो मेरा पूरा क्लियर है, न्यूमेरिकल ही नहीं बनता ऐसे, उनके कंसेप्ट क्लियर रहेगा न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ये हो नहीं सकता है। तुमको हम अच्छा अच्छा राइटर का बुक में लिखा से दिखा देंगे कि अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बना, इजी वाला भी नहीं कम से कम बना, तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आया है, कंसेप्ट नहीं आया है समझ। इसका नाम है कंसेप्ट, जो बड़ा एस.सी. वर्मा उतना बड़ा टीचर बुक का नाम रखे, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, डी.सी. पांडे, अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स, ये सबको समझना होता है। तो अब 9th का जो फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। और अभी हम डिफिनेशन के अनुसार अगर एक टाइम पीरियड टाइम बीतेगा तो इतना टाइम में जो डिस्टेंस चलेगा उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। जहां भी जो है क्या है, वेव स्पीड है, वेव का जाने का स्पीड। चलो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस चला लैम्डा v इंटू टी, टी के जगह पर कैपिटल टी तो एस के जगह पर लैम्डा। एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस चलेगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। सर ये डिफिनेशन से फॉर्मूला आ गया, हम ये फॉर्मूला 9th में पढ़े थे, पता नहीं चला था कहां से आता है, रट गए हम कि 9th क्या 12th में कितना रट जाता है, उसको पता नहीं होता है कि फॉर्मूला कहां से आया। देखिए डिफिनेशन से आ गई, क्या मजेदार फिजिक्स है, सोचिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सब कुछ डिफिनेशन से न्यूमेरिकल बन जाता है, अगर फॉर्मूला याद रखे हुए। ये डिफिनेशन से फॉर्मूला आ जाएगी, एक रिलेशन है v इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। v इज नॉट पार्टिकल वेलोसिटी, v इज द वेव स्पीड, वेव वेलोसिटी, न्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी, वेव का फ्रीक्वेंसी मतलब सोर्स का फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स एक सेकंड में जितना बार ऑसिलेट करेगा वही फ्रीक्वेंसी वेव का फ्रीक्वेंसी कहलाता है, उसी का टाइम पीरियड वेव का टाइम पीरियड कहलाएगा। और मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पर डिपेंड करता है, सोर्स, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड। अब कुछ और डिफिनेशन है, सुविधा के लिए साइंटिस्ट उसको नाम रख दिया है। देखिए अगर एंगल की बात करें, एंगल माने फेज, ऑसिलेशन या वेव में एंगल को हम फेज कहते हैं, जो साइन या कॉस के बगल में रहता है। तो अगर एंगल की बात करें तो एंगल की अगर बात करें तो हम ये जानते हैं कि साइन या कॉस का वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट होता है। अगर हम रस्सी के शेप का बात करें तो हमने पढ़ा कि लैम्डा डिस्टेंस के बाद इसका वैल्यू रिपीट हो रहा है। देखिए अगर हम y और t के बीच की ग्राफ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये एक टाइम पीरियड में, ये टाइम पीरियड है t, रिपीट हो रहा है। और एंगल में बात करें तो 2 पाई के बाद साइन या कॉस का वैल्यू रिपीट करता है। इसका मतलब ये 2 पाई लैम्डा और t, ये एंगल है, ये
डिस्टेंस है, ये टाइम है, इसका ऐसा यूनिट रेडियन है, इसका मीटर है, इसका सेकंड है। पर ये तीनों में बड़ा कनेक्शन है, इसलिए ये याद रखिएगा ये बात कि टाइम में कैपिटल टी, पाथ में रास्ता, कितना रास्ता चला, डिस्टेंस, वेव, लैम्डा, और फेज मतलब एंगल में 2 पाई इक्विवेलेंट होता है। एक टाइम पीरियड पास करेगा तो एक वेवलेंथ चलेगा, और फेज उसका 2 पाई से चेंज हो जाएगा। अब ये 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी को क्या कहते हैं सर? 2 पाई बाई टी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कब पढ़ा था? एसएचएम में पढ़े थे, बहुत अच्छे। ठीक, अब ये 2 पाई बाई लैम्डा को क्या कहते हैं, ये पढ़े कभी नहीं थे। अब इसका भी एक नाम है, इसको के से डिनोट करते हैं, और इसको कहते हैं वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, या प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अभी वेव नंबर याद रखिए, लाइट में हम इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। मतलब 2 पाई बाई लैम्डा को कहते हैं वेव नंबर, उसको के से डिनोट किए हैं, के से। 2 पाई बाई लैम्डा इज कॉल्ड वेव नंबर। हालांकि इसको एंगुलर वेव नंबर बोलना चाहिए, लेकिन फिजिक्स में वेव नंबर का मतलब 2 पाई बाई लैम्डा, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। 1 बाई लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं, 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा को वेव नंबर का मतलब क्या, सुनिए पता। लैम्डा डिस्टेंस को एक वेव कहेंगे, लैम्डा डिस्टेंस को एक वेव काउंट करेंगे, लैम्डा डिस्टेंस को एक वेव। यहाँ कई वेव है, एक दो को वेव बनाए हैं और आगे बढ़ रहा है। तो लैम्डा डिस्टेंस मतलब एक वेव। यूनिट डिस्टेंस में कितना वेव, 1 बाई लैम्डा। तो यूनिट डिस्टेंस में जितना वेव होता है उसी को हम वेव नंबर कहते हैं। केमिस्ट्री में मिलेगा आपको ये वेव नंबर। और अगर 1 बाई न्यू को क्या कहते हैं सर? 1 बाई टी को, 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हाँ ठीक, न्यू बराबर होता है, ठीक, फ्रीक्वेंसी का, ठीक। अगर इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तब क्या कहते हैं सर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो अब आप बताइए कि ये जो वेव नंबर है, वेव नंबर माने कि 1 मीटर में कितना लैम्डा होगा, कितना वेवलेंथ होगा, उसको वेव नंबर कहेंगे। तो ये इसमें अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या इसका नाम लिखना चाहिए सर? इसमें फ्रीक्वेंसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम हो गया, तो यहाँ पर नाम रखना चाहिए साइंटिस्ट को एंगुलर वेव नंबर। हाँ, इसको वेव नंबर नहीं एंगुलर वेव नंबर बोलना चाहिए। लेकिन फिजिक्स में कन्वेंशन है कि इसको सिर्फ वेव नंबर ही कहते हैं। ये तो कोई ठीक बात नहीं है। अरे फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, कोई साइंस है, साइंस है सर। सिलेबस बनाने वाले तो ये फिजिक्स का बना दिया, ये केमिस्ट्री बना दिया, ठीक है, अलग अलग ब्रांच में इसको बांट दिया। साइंस है, साइंस है। ऐसा थोड़े कि एक जगह अलग नाम, एक जगह अलग। पर ये फिजिक्स में साइंटिस्ट शुरुआत से बोलते आया है 2 पाई लैम्डा को वेव नंबर, और वहां ऐसे बोला, दोनों को कन्वेंशनली अपना ऐसे ही रहने दिया। लेकिन ये थोड़ा अटपटा टाइप का चीज, इसको बोलना चाहिए एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, हम बोलेंगे सर एंगुलर वेव नंबर, कि तुमको बोलने से थोड़े कुछ हो जाएगा। अरे तुमको बोलने से नहीं ना होगा, जो कन्वेंशन है उसको तो पालन करना पड़ेगा। कन्वेंशन तो पालन करना पड़ेगा। हम बोले तुम बोलो ऐसे नहीं चलेगा। एग्जाम में पूछा फाइंड द वेव नंबर, अब तुम 1 बाई लैम्डा का वैल्यू निकाला, ऑप्शन में कोई मिलिए नहीं रहा, नहीं मिली। 2 पाई लैम्डा का वैल्यू निकाला तब करेक्ट आंसर मिल रहा। अच्छा ऐसा बात, तब हमरे मानने तुमरे मानने से केवल हो जाएगा? तो ये
हर बहुत सारे राइटर ये बुक में लिखता है कि ये फिजिक्स में 2 पाई लैम्डा को बोल देते हैं, ऐसे बोला जाना चाहिए एंगुलर वेव नंबर। और इनिशियली कोई ये बोला था इंडिपेंडेंटली, केमिस्ट्री में अलग और ये फिजिक्स में अलग, इंडिपेंडेंटली साइंटिस्ट बोला था, तो उसी को जैसे कन्वेंशन था मैंने आ रहा था वैसी नाम रहने दे दिया। बाद में अभी तक हुआ है, बहुत सा चीज चेंज होते रहता है, हो सकता है भविष्य में इसका नाम फिर एंगुलर वेव नंबर कर ही दिया जाए, लेकिन हम आपको समझा दी। इसको के से डिनोट करता है नाम, हम इसको वेव नंबर ही बोलेंगे फिजिक्स में, चलो ठीक। ओमेगा 2 पाई बाई टी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको वेव नंबर, ठीक है। ये वेव नंबर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, पर मीटर, पर मीटर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, या सिर्फ कभी कभी पर सेकेंड भी लिखा रहता है, ऐसे रेडियन पर सेकेंड। अब जो हम एसएचएम का जो वेव आज पढ़ रहे हैं स्पेशल केस, इसमें कंडीशन है, एक तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इसको साइन वेव कहते हैं, मतलब इसमें पार्टिकल सब मीडियम का एसएचएम करता है, और तीसरा बात ये कि इसमें हम ये माने कि जब पार्टिकल जो ऑरिजिन पर है, जो ऑरिजिन पर पार्टिकल है वो जब मीन पोजीशन पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तब उस समय हम t बराबर 0 माने। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये कंडीशन है, इसमें बोल चुके हैं बहुत बार। तो खैर इसी को हम डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेव के किसी एक इक्वेशन को, चलिए किसी कोई एक इक्वेशन हुआ कॉस में भी लिख सकते हैं, उसको हम डिफरेंट अलग अलग फॉर्म में भी वेव का इक्वेशन को लिख सकते हैं, अलग अलग फॉर्म। चलिए एक एग्जांपल ले लिए हैं हम, जिसमें डेल्टा 0 माने हैं, उसको अलग अलग फॉर्म में देखिए कैसे लिख सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स या अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ साइन ट्रेवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ साइन ट्रेवलिंग। लेट y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स वाई भी, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स वाई भी, ऐसे। अच्छा k जो था क्या है, k 2 पाई बाई लैम्डा है, इसको क्या कीजिए ऊपर नीचे न्यू से आप मल्टीप्लाई करें, और 2 पाई न्यू को ओमेगा कहते हैं, और ये अभी अभी पढ़े हैं डिफरेंस, हाँ भी बराबर न्यू लैम्डा, इसमें भी वेव स्पीड न्यू फ्रीक्वेंसी लैम्डा वेवलेंथ, इसको मतलब इसको भी माने ओमेगा बाई भी हो गया के बराबर, इसलिए यहाँ ओमेगा बाई भी के जगह पर हम के लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हाँ मतलब ये इसको हम इस फॉर्म में भी इक्वेशन को लिख सकते हैं, जिसमें x का जो कोफिशिएंट है वो k है, 2 पाई बाई लैम्डा है, और जो t का कोफिशिएंट है वो ओमेगा है, मतलब 2 पाई बाई कैपिटल टी है या 2 पाई न्यू है। ओमेगा बाई भी के जगह पर के लिख दिया है। इक्वेशन अलग और डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में, वो सब तो समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए थोड़ा लिख के और दिखाते हैं। ए साइन ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, के जगह पर 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई कॉमन, टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, मतलब वही इक्वेशन को देखो इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं, और इसको स्टाइल बदलते हैं, जैसे ये इसी को और स्टाइल बदलते हैं। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा, इसको एलसीएम लीजिए, वीटी माइनस एक्स वाई की, इसको अंदर वाला को एलसीएम लिए तो वीटी माइनस एक्स वाई भी हो जाएगा, लिख दिए। अब ये ओमेगा बाई भी को के लिख दीजिए,
अच्छा ओमेगा बाई वी को के लिख दें, हाँ आइए ब्रैकेट में वी टी माइनस, ये लीजिए ये अलग स्टाइल होगा। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, साइन ट्रेवलिंग वेव, मतलब साइन ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन और डिफरेंट फॉर्म में हम लिख सकते। कभी कभी वेव का इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे ये है ना, ये ऐसे y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। सर ये वो बुक में गलती दे दिया है, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी दे दिया कि बेवकूफ, एसएचएम पढ़ा करो, ये भी सही है। अच्छा ये भी सही है, हाँ ला के बता देते हैं तुमको। वो डेल्टा पर डिपेंड करेगा, जिस तरह से एसएचएम का इनफाइनाइट तरह से इक्वेशन हम लिख सकते हैं, उसी तरह से तो वेव का भी, साइन वेव का भी इनफाइनाइट तरह से लिख सकते हैं। देखो एक जनरल इक्वेशन क्या लिखा है, ए साइन, थोड़ा सा एसएचएम रिवीजन कर देते हैं, ये होगा जनरल। अच्छा अब स्पेशल केसेस, हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम नोट में भी रिवीजन कर दिए हैं, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएचएम अगर याद है तो फिर हमको क्या जरूरत है ये, लेकिन क्या करें, रिपीट कर। जिस तरह से एसएचएम का इनफाइनाइट फॉर्म में इक्वेशन हो सकता है, उस तरह से वेव का, साइन वेव का भी बहुत सारा और अलग लिखा सकता है। सब कोई गलती नहीं है, सब वो टाइम पर डिपेंड करता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, डेल्टा, फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज, इपॉक, किस समय हम टाइम का काउंटिंग स्टार्ट किए हैं, उस पर भी वेव का इक्वेशन या एसएचएम का इक्वेशन डिपेंड करता है। अगर रस्सी के जो पार्टिकल ओरिजिन पर है, हम उस समय अगर जीरो हम मान लें, जिस समय पार्टिकल मीन पोजीशन पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है, इस समय अगर हम t बराबर 0 मान लें, तो ऐसे केस में इस एसएचएम का डेल्टा 0 होता है। पढ़ के देखो, और डेल्टा 0 तो इक्वेशन आ जाएगा ये, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस एक्स वाई भी के जगह पर ही ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं। चलो दूसरा केस के बात करो, एक केस का ये तो फैसला हो गया, केस नंबर 2। माने वेव का इक्वेशन तुम साइन में भी लिख सकता है, कॉस में भी लिख सकता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकता है, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकता है। वो सब इस खाली ये बात का अंतर रहता है कि हम t बराबर 0 किस टाइम लिए हैं, टाइम बिगिनिंग ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है, उसको डेल्टा कहते हैं। एसएचएम पढ़ो भाई, पढ़ो। फेज तो सबसे छोटा डिफिनेशन था, आपको याद है, वो तो उतना कंक्लूजन खाली निकाले थे ट्रिग्नोमेट्रिकली, याद है ना, एक लाइन का डिफरेंस, एंगल को फेज कहते हैं। बाकी सब जो निष्कर्ष निकला था ट्रिग्नोमेट्रिकली, उसको रिपीट करते सिर्फ बार बार पढ़ते रहिए। क्यों? अब आपको बोले थे ये फेज बहुत जो इजी है, बट अगर जो बात सिखाए तो उसमें एक भी पॉइंट अगर भूल गए तो ये दिक्कत, एक चैप्टर में नहीं 5 चैप्टर में होगा, बर्बाद। उतना बढ़िया से सिखाए, उतना मेहनत से सिखाए, अब बर्बाद कर दीजिए तो अच्छी बात नहीं है। केस 2, अगर ऑरिजिन वाला पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, वो अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा, तो उसी समय हम t बराबर 0 मान लें, t इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में ये केस अच्छा में हम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवाते थे, ऐसे भी कर सकते हो, वाई एक्सिस के लंब भी कर सकता है, क्या दिक्कत है, जेड एक्सिस के लंब भी कर सकता है। तो इसमें पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल पहुंचा, उसी समय स्टॉप वॉच काउंट कर दिए, तो t इक्वल टू 0 टाइम यहाँ ले लिए, तो इस केस में डेल्टा जो है कितना होगा, पाई बाई 2।
तब वेव का इक्वेशन हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस पाई बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्री कॉस थीटा होता है, तो कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई। लीजिए ये भी वेव का साइन वेव का इक्वेशन कॉस में भी आते हैं, इसको आप ऐसे भी फिर आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। आपको किसी बुक में कॉस में लिखा रहता तो आप कहेगा पूरे गलती कर दिया। अब आपको लग रहा है ना कि हम सही बोले, बहुत चीज हम बोलते हैं, इसे ध्यान से सुना कीजिए और उस पर अमल किया कीजिए। हम आपको वेब शुरुआत होने से पहले बोले थे कि 2 क्लास वेब का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद एसएचएम का पूरा जरूरत पड़ेगा। एसएचएम को घोल के पी जाइए, लेकिन आपको ये बात याद रहा कहाँ होगा। उसको पढ़िए अगर मन उसको एकदम सीरियसली सब कुछ छोड़ छाड़ एसएचएम को 4 बार 5 बार छाप लीजिए दिमाग में। 5 चैप्टर बर्बाद नहीं तो हो जाएगा। अच्छा, तीसरा केस, जब पार्टिकल जो ऑरिजिन पर है वो जब मीन पोजीशन पर है और निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उस समय अगर हम स्टॉप वॉच को ऑन किए, टाइम t बराबर 0 मान लिए, तो ऐसे केस में डेल्टा पाई हो जाता है। तो साइन ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा? साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई। एसएचएम वेव और इससे रिलेटेड जो 5 गो चैप्टर हैं, उस 5 चैप्टर में एसएचएम जरूरत पड़ता है। एसएचएम में ट्रिग्नोमेट्री और साइन कॉस का वैल्यू का जरूरत पड़ता है, ग्राफ का जरूरत पड़ता है। बस मैंने एसएचएम में जो जरूरत पड़ा है उसको रिवीजन कर। ये क्या आ गया? जब माइनस में भी आ गया, अब इसको फिर लिख देंगे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर ये माइनस जो है ना बाहर, उसको अंदर कर देते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए साइन, देखिए आ गया ना, ये भी तो वेव का इक्वेशन हुआ है, के एक्स माइनस ओमेगा। ये दोनों में फेज का डिफरेंस, इस दोनों में फेज का डिफरेंस है पाई का, पाई का ना हुआ, वो 0 था, ये पाई है, तो फेज डिफरेंस पाई। अभी तो देखिए लिखा हुआ है ना, ये इतना है और ये इतना प्लस पाई है, मतलब ये दोनों जो वेव का इक्वेशन है उसमें केवल फेज में अंतर। फेज मतलब वही टाइम का काउंटिंग, कहां से हम शुरुआत किए हैं, किस पोजीशन पर है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, इक्वेशन उसी के अनुसार लिखा जाना चाहिए, और अगर कंडीशन नहीं दिया हुआ तो जनरल इक्वेशन लिखो, या कोई भी अपने मान के लिखिए। अब देखिए केस 4 भी जब डील कर देते हैं, जब इतना हम रिपीट कर ही दिए ऐसे चलता है, तो एक केस आ बचा है, उसको छोड़े का है। अगर जो पार्टिकल ऑरिजिन पर है वो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है, उस समय अगर हम t बराबर 0 माने तो डेल्टा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 होता है। तो ऐसे केस में साइन वेव का इक्वेशन हो जाएगा एक्स बाई वी प्लस डेल्टा, डेल्टा मतलब 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 जो है, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस, ये देखिए माइनस में भी आया, ये भी वेव का इक्वेशन इनफाइनाइट तरीके से लिखा जा सकता है साइन वेव का इक्वेशन। यही बात एसएचएम में बोले थे, जो बात एसएचएम में बोले थे वही बात 5 चैप्टर में यूज होगा। मतलब एसएचएम पढ़िए। अब जो है y इक्वल टू
y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस के एक्स भी लिख सकते, इसे भी लिख सकते। देखिए ठीक है, छूट गया ना, माइनस छूट गया, हाँ माइनस था, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए कॉस के एक्स माइनस, ये भी ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब आप याद आ गया, ऐसे हम रिवीजन करा दिए थोड़ा फेज वाला बात। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको तकलीफ नहीं ना है, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसको के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते। तकलीफ है तो बोल दीजिए, तकलीफ नहीं है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, ठीक। अभी जो रस्सी पर ये वेव चलता है, चाहे कोई भी वेव चले, साइन वेव चले चाहे कोई और टाइप का वेव चले, अलजेब्राइक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी, तो वो जो रस्सी पर वेव चल रहा है उसका स्पीड, वेव का स्पीड वो किस पर डिपेंड करता है, तो इंट्रोडक्शन में बताए थे कि वो मीडियम, माने जिस रस्सी पर चल रहा है उस रस्सी के इलास्टिक और इनर्शिया प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। द स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव डिपेंड्स अपॉन लीनियर मैकेनिकल वेव, मतलब हमको जो भी पढ़ना है ना वो स्मॉल डिस्टरबेंस वाला, लगभग स्ट्रेट लाइन होगा, इसलिए इसको लीनियर वेव का। तो स्पीड ऑफ लीनियर मैकेनिकल वेव डिपेंड्स अपॉन इलास्टिक एंड इनर्शिया प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। तो हम जो रस्सी पर वेव चल रहा है उसका स्पीड कितना स्पीड से चल रहा है, उस स्पीड हम निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इलास्टिक एंड इनर्शिया पर। तो एक क्वेश्चन दिए थे आपको कि ये डिपेंड करता है किस पर, के डायमेंशन लेस कांस्टेंट, टेंशन, रस्सी में टेंशन जिसका पावर ए है, और मास पर यूनिट लेंथ जिसका पावर बी है। हम बोले थे डायमेंशनली इसका फॉर्मूला डिराइव कीजिएगा, क्या ये काम किए थे आप? यस सर। क्या आंसर आया था? v बराबर k इंटू रूट अंडर f बाई म्यू। ठीक, डायमेंशनली ये आंसर आया। ये दस के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 पाया गया है। दरअसल में ये वेव का जो स्पीड है, ये टेंशन, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी है, जितना जैसे स्टील का वायर लीजिएगा ना उसमें टेंशन बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगेगा, उसको खींचने में टेंशन बहुत हो। अब पतला रहेगा ना रस्सी या वायर, वायर पर भी चलेगा, गिटार वायर है, पतला रहेगा, ये देखिए एक पतला रस्सी है एक मोटा रस्सी, इस पर वेव ज्यादा स्पीड से चलेगा, इस पर वेव कम स्पीड से चलेगा, क्योंकि जो रस्सी मोटा है उसका मास पर यूनिट लेंथ, मास बाई लेंथ, लेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि मोटा है ना, तो सॉरी म्यू ज्यादा हो जाएगा, सॉरी मास बाई लेंथ ज्यादा हो जाएगा। मोटा इक्वल लेंथ का अगर है तो इसका मास ज्यादा होगा, माने म्यू ज्यादा होगा, म्यू ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो। मतलब हमको ये नॉलेज इस फॉर्मूला से चलता है कि पतला रस्सी पर वेव जाने का स्पीड ज्यादा होगा और मोटा रस्सी पर वेव चलने का स्पीड कम है।
लेकिन ये जो फॉर्मूला हम बताए थे, डिराइव बनाने के लिए दिए थे, आप डिराइव किए, ठीक है, अच्छी बात, सिंपली बाई डायमेंशनल मेथड, लेकिन ये ओरिजिनल मेथड से भी डिराइव होता है। डायमेंशनल मेथड के अलावा ओरिजिनल मेथड से भी डिराइव होता है। कैसे बता, जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंटिंग, हम वो डायमेंशनल मेथड से डायमेंशन के चैप्टर में डिराइव करते हैं, फिर जब एसएचएम पढ़ते हैं तो फिर उसको ओरिजिनल तरीका से डिराइव करते हैं। t बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G। वो तो है कि डायमेंशनली भी डिराइव किया जा सकता, लेकिन उसमें ये भी तो है k का वैल्यू नहीं निकलता है, बहुत सारा लिमिटेशन होता है। हाँ, इसके बारे में पूछ रहे थे कि ये आपको ये जो माइनस लगा हुआ रहने दे दिए, इसको उलट दिए तो भी माइनस यहाँ लगा हुआ है, क्या ये बात समझ में आता है? कुछ बोले नहीं थे आप? अरे नहीं आता है तो नहीं आता है, आता है तो हाँ तुम बोल, हाँ बोलने में क्या जाए, नहीं बोलना आता है तो नहीं बोल रहे। देखिए, अगर साइन के फॉर्म में है माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये आपको ऐसे लिखिएगा, ये माइनस हट जाएगा अगर इधर कर दीजिएगा तो के एक्स माइनस ओमेगा। लेकिन अगर कॉस में है तो माइनस नहीं हटे, क्योंकि देखिए इसको फिर उल्टा लिखिए, ए साइन, इसे माइनस कॉमन ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो हाँ लिख सकते हैं माइनस ओमेगा टी, इसी को साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो फिर ये आ जाएगा क्या, माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए ठीक है इसको। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जो है इसको ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी बराबर ये नहीं आए, देखिए नहीं, ए कॉस, इसको भी माइनस ले लिए बाहर से, ओमेगा टी माइनस, लेकिन कॉस माइनस थीटा जो है कॉस थीटा होता है, माने माइनस भी रहेगा ना ऐसे ही हट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा ये तो। अब बताइए यहाँ अगर माइनस हम नहीं लिखे तो इतना बराबर इतना आया, ये तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए हम माइनस होगा। इसका वजह ये है, ये इसको उलट पुलट दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ कॉस में, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा होता है, पर साइन में उलट पुलट दीजिएगा तो फर्क पड़ता है, ये बात समझिए, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ये साइन वेव है, साइन वेव या कोई भी वेव, स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग। कोई रस्सी पर ट्रांसवर्स वेव जा रहा है, उसका स्पीड हमको पता करना है, लीनियर वेव पढ़ना है, लेकिन हम फिगर साफ बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, बट एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल। अच्छा, इसमें हम क्या है कि एक रस्सी को फिक्स कर दिए इधर, ठीक है, इधर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस पर वेव जा रहा है, हमको इस वेव का स्पीड ये वाला फॉर्मूला डायमेंशनल मेथड से नहीं बल्कि ओरिजिनल मेथड से डिराइव करना, एकदम यही आएगा, के उसमें नहीं आएगा, डायमेंशनल मेथड में डिमेरिट होता है, के आ जाता है। वेव इधर जा रहा है भी स्पीड से, वेव जा रहा है मतलब क्रेस्ट जा रहा है, रस्सी फिक्स है,
रस्सी यहाँ पर एक दीवार में रस्सी फिक्स कर दी है, यहाँ पर हम पकड़ के यहाँ ऐसे ऐसे कर, मेरे माथा के ऊपर से वेव जा रहा है, हम ऊपर ऐसे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हम भी जा रहे हैं, गाड़ी पर बैठे हुए हैं। ये भी पहले बात बताई थी इंट्रोडक्शन में, देखते हैं याद है कि नहीं। अगर जमीन की रिस्पेक्ट में रस्सी इधर नहीं जा रहा, वेव जा रहा है, डिस्टरबेंस जा रहा है, क्रेस्ट जा रहा है, ट्रफ जा रहा है, लेकिन ये आदमी एक गाड़ी पर चल रहा है, गाड़ी भी स्पीड से ही जा रहा है जितना स्पीड से वेव जा रहा है। इस आदमी के अगर माथा के ऊपर क्रेस्ट है तो इस आदमी के माथा के ऊपर हमेशा क्रेस्ट है। इसके रिस्पेक्ट में क्रेस्ट नहीं जा रहा है, वेव नहीं जा रहा है, डिस्टरबेंस नहीं जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में रस्सी पीछे जा रहा है। बताए थे। क्योंकि रस्सी फिक्स किया हुआ है। अगर हम ट्रेन से इधर जा रहे हैं तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में खेत पीछे जा रहा है, पोल पीछे जा रहा है, तो इस पर जो वेव है, ये वेव, इसमें अगर गाड़ी पर हम बैठ गए तो ये रस्सी जो है वो हमको पीछे जाते हुए दिखाई देगा। यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर ऐसे देखना पड़ेगा हमको, मुड़ करके। सामने ऐसे है तो सामने देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे सामने देख रहे हैं। अब इधर आगे जाएंगे तो मुड़ के हमको देखना पड़ेगा, रस्सी मेरे रिस्पेक्ट में पीछे हो जाएगी। लेकिन जितना स्पीड से क्रेस्ट जा रहा है उतनी स्पीड से अगर हम जा रहे हैं तो मेरे माथा के ऊपर जो क्रेस्ट है वो हमेशा मेरे माथा के ऊपर ही रहेगा। मतलब जमीन के रिस्पेक्ट में रस्सी रेस्ट में है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे, इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग रस्सी के, जमीन के रिस्पेक्ट में रस्सी एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं जा रहा है, डिस्टरबेंस जा रहा है, क्रेस्ट जा रहा है, ट्रफ जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एनर्जी जा रहा है। लेकिन इस आदमी के रिस्पेक्ट में जो गाड़ी पर बैठ के देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में रस्सी निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में डिस्टरबेंस रेस्ट में, क्रेस्ट रेस्ट में नजर आएगा, ट्रफ रेस्ट में नजर आएगा। उसका चेहरा बदलता हुआ नजर नहीं आएगा, वो माथा के ऊपर ऐसे देखेगा, हमेशा उसको ऊपर क्रेस्ट ही दिखाई देगा। अच्छा, ये आदमी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। क्या यहाँ ये आदमी बैठ के न्यूटन का लॉ को लगा सकता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, ये सब जो है लगा सकता है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सब लगा सकता है कि? हाँ, लगा सकता है बिना स्यूडो फोर्स, क्योंकि ये ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस है। कौन कौन इनर्शियल होता है जहां से बैठ के न्यूटन का लॉ वैलिड होता है, जिसमें हमको स्यूडो फोर्स का बात नहीं करते हैं। ग्राउंड को इनर्शियल माना गया है, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है उसको भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, वो भी इनर्शियल होता है। और जो एक्सीलरेटेड, एनी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो एक्सीलरेट करे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में या सर्कल में घूमे, एक्सीलरेट कर रहा है, वो नॉन इनर्शियल होता है। नॉन इनर्शियल में एक फोर्स अपने आप लगता है जो स्यूडो फोर्स कहते हैं उसको हम। तो ये, लेकिन यहाँ पर जब हम बैठ के ये आदमी जो देख रहा है, अगर इस इतना रस्सी का पोर्शन को देख रहा है, डेल्टा एल लेंथ, इतना का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा, न्यूटन का सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ लगाएगा। लेकिन ये लगा सकता है कि नहीं, हम ये पूछ रहे हैं। हाँ, लगा सकता, यहां से भी वैलिड होगा क्योंकि ये इनर्शियल, यहां से भी वैलिड है क्योंकि ये इनर्शियल। ये जो आप डेल्टा एल लेंथ पर हम विचार किए हैं, उसको एक सर्कल का आर्क माना जा सकता है ऐसे, क्योंकि हम एक छोटा लेंथ कंसीडर किए हैं और डिस्टरबेंस बहुत स्मॉल है। उस केस में आप एक स्मॉल लेंथ को, रस्सी के एक स्मॉल लेंथ को सर्कल का एक टुकड़ा मान सकते, सर्कल का एक टुकड़ा मान सकते, जिसका रेडियस कुछ मान सकते हैं, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कर। इतने का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, माने इस डेल्टा एल लेंथ को। हाँ, अच्छा, आपके रिस्पेक्ट में, गाड़ी वाला के रिस्पेक्ट में जो रस्सी पीछे जाते हुए दिखाई दे रहा है, कैसे?
सीधे नहीं, इसके रिस्पेक्ट में एकदम ऐसे, एकदम जैसे कैसे लगेगा कि सांप पास कर रहा है, सांप, स्नेक, एकदम इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस पर वेव भी तो चल रहा है ना, माने इसमें क्रेस्ट रब भी तो है, इसलिए वो रस्सी सीधा तो है नहीं, तो हम जो जा रहे हैं तो मेरे रिस्पेक्ट में रस्सी पीछे जाएगा लाइक ए स्नेक, ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे भागे, ये इसके रिस्पेक्ट में ऐसे जाते, मतलब रस्सी का हर पार्टिकल कर्व में जाते हुए पीछे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं। हाँ, अगर रस्सी पर वेव प्रोड्यूस नहीं करते तो स्ट्रेट लाइन में जाती। बस अब इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, थोड़ा बड़ा करके, इधर इसमें, इधर रस्सी में टेंशन, इधर रस्सी में टेंशन F, और इसको सर्कल का आर्क मान लेंगे, इस पर नेट फोर्स निकालेंगे सेंटर की तरफ, और नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा देंगे तो भी ये फॉर्मूला डिराइव हो जाए, तभी ये फॉर्मूला, तो वो तो एक न्यूमेरिकल है और डेरिवेशन वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बना दिए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। कैसा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है सर? वैसा डेरिवेशन जिसमें डेरिवेशन के बीच में भी क्वेश्चन बन सके, एराइज हो सके, वो कंपटीशन में भी वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट माना जाए। हाँ, हम सब कुछ सिखाते रहते हैं, वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, जो स्टूडेंट कंपटीशन का एग्जाम देना चाहता है उसके लिए भी। हाँ, उसमें बीच बीच में क्वेश्चन आता है, पर ये उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बात है, फिर भी एक क्वेश्चन बनता है इससे, डेरिवेशन समझने से एक फायदा और मिलेगा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में। हाँ, इसमें है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। डेरिवेशन करने के लिए कितना एग्जाम में नहीं भी आता है, फिर भी डेरिवेशन कितना समझना पड़ता है बहुत चीज का, उसके बीच से क्वेश्चन राइज कर देगा। आपको पूरा नॉलेज है तो उसमें एक नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी राइज होगा। तो इसमें डेल्टा एल लेंथ, इसको थोड़ा फिगर बड़ा बना दिया है, फिगर को साफ बनाने के लिए। रेडियस कर्वेचर आ रहा है, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक इधर नेट फोर्स सेंटर की तरफ जो आएगा उसको क्या करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पार्टिकल आपको रस्सी का भी स्पीड से पीछे जाता हुआ दिखाई दे, सर्कल में, ऐसे सर्कल जो मान लिए तो सर्कल में आप इसको डेरिवेशन देखते हैं, आप देख करके उसको कौन समझता है, देख करके इसको समझना है। डेरिवेशन स्पीड इसका डेरिवेशन v बराबर इतने आएगा, पर देख के पूरा हिंट कर चुके हैं, खाली अब बस कंपोनेंट में तोड़ के नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वेशन लगाना है, न्यूटन का सेकंड, माने समझाने वाला काम कर चुके हैं। यहाँ से बैठ के न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। रस्सी हमको इसके रिस्पेक्ट में ऐसे जाते हुए दिखाई देगा, मतलब इसका हर पार्टिकल सर्कल में, उसको सर्कल मान लिए हैं, इस पर नेट, इधर टेंशन रस्सी, इधर से रस्सी सटा हुआ है दोनों तरफ से, नेट फोर्स और मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मास कंसीडर, वेट नहीं कंसीडर करेंगे, मान समझिए कि वेव ऐसे जाए, टेंशन के तुलना में इसका वेट नेग्लिजिबल हो जाएगा ना, रस्सी टाइट है 500 मीटर, इसीलिए हम इसके वेट को कंसीडर, बस टेंशन के कारण जो नेट फोर्स आएगा डाउनवर्ड, वो मास इनटू एक्सीलरेशन। मैंने 90% से ज्यादा हिंट कर दिया, मतलब आपको समझ में आ जाए। अगर आप पढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा कहां से, ऐसे करके बता देंगे अगले दिन। ठीक, हाँ, कल का टाइमिंग क्या रहेगा? कल 1 बजे से, हाँ कल 1 बजे से 12th का रहेगा, और वो 2:30 बजे से उसको 12th का, ये 11th का फिर 2:30 बजे से रहेगा, मतलब 1.5 घंटा या 2.25 घंटा, 1.5 घंटा 11th वाला के थोड़ा ज्यादा बता देंगे, माने 1 से 1.5 12th रहेगा। 12th का अनाउंस कर दिए थे, एक बार मैसेज भी कर देंगे 12th में, और 11th का आपको जो है एक बार काट देंगे हम, आपको फिर से ऐड होना होगा 11th के लिए अलग वीडियो के लिए। तो
हम 1 से 2:30 लेंगे क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 2:30 बजे कट करेंगे, 10 मिनट में फिर ऐड हो जाएंगे, फिर 1.5 घंटा क्लास 11th ये वेब का लेंगे। समझ में आया सबको? यस।